यूके की तरफ से भी आता है कि भैया भारत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, भारत का जो कश्मीर है वो अच्छा कश्मीर है, तो क्या अखंड भारत की जो बात होती है कई बार मांग उठती रही, क्या देखें पीओके भी कभी हमारे साथ जुड़ता हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी 11 साल में ये रही है खूबी कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलता नहीं। हम चाह रहे थे आप हेडलाइन दे देते। लेकिन एक बात मैं कहूंगा विदाउट साउंडिंग आउट ऑफ टर्न कि सन 1994 में जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था हमारी सदन में, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं थी, कांग्रेस नरसिम्हा राव जी की थी। उसमें ये बड़ा स्पष्ट तरीके से अंकित किया गया है कि इफ एट ऑल देयर इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज दैट ऑफ हाउ टू रिट्रीव बैक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सदन का पारित किया प्रस्ताव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये तो स्टैंड एक सरकार का भी है, लोग जनता का भी है, सदन का भी है। और यदि वहाँ कोई सर्वे किया जाए वहाँ के लोगों का, वो तो मन ही मन चाहते ही हैं कि जो उस वहाँ की परिस्थितियाँ हैं कि जो वो तुलना करते हैं कि कहाँ भारत में कहाँ तक हम पहुँच गए। और कभी कभी एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि जम्मू कश्मीर बंटवारे की वजह से इस तकसीम का शिकार नहीं हुआ। बंटवारा जब हुआ था तो रेड क्लिफ लाइन खींची थी, तो पंजाब और बंगाल सबसे ज़्यादा, और उत्तर भारत में ज़्यादातर पंजाब को उसका फ़र्क पड़ा। वो फिरोजपुर से वो लाइन कट गई, जो अटॉर्नी रेड क्लिफ आए थे उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर का वो किस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो था ही भारत का हिस्सा। ये तो आज़ादी के बाद हमला हुआ वहाँ से, और जब हमारी सेनाएं लगभग उसको रिट्रीव करने की कतार पर खड़ी थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जाकर के आकाशवाणी से घोषणा कर दी कि यूनिलैटरल सीज फायर, मंत्रिमंडल से परामर्श भी नहीं किया, जिसके बारे में अभी तक विवाद बना हुआ है। तो इसलिए वो हमारा हिस्सा चला गया। तो इसलिए राजनीतिक तौर से भी और ऐतिहासिक तौर से भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है पीओजे की। बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे बात कर रहे थे हम जम्मू कश्मीर की, 370 के बाद चूंकि आप वहीं से आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अगले 10 सालों में आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर का क्या बड़ा रोल होगा? क्या स्टार्टअप कोई वहां जाना चाहे, निवेश करना चाहे, उसके लिए कितनी आसानी है? और कैसे आम लोग भी वहां जाके अब जमीन खरीद सकते हैं, और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? एक चीज साथ में और जोड़ देते हैं कि अब तस्वीरें आती वहां से, फिल्में लोग देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं। पहले तस्वीरें आती थी पत्थरबाजी की। तो कैसे ये सारा बदलाव, चूंकि आप शुरू से मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, और अब तक क्या क्या हुआ बताइए जरा। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किया, और आपके जो पिछले विषय के साथ जुड़ता है ये कि भारत की अर्थव्यवस्था में और वहां विकसित भारत में क्या इसकी भूमिका रहेगी। तो जैसे मैं कह रहा था अपने आरंभिक वाक्य में कि वो क्षेत्र, वो सेक्टर जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए, उनके द्वारा वैल्यू एडिशन होगी। बाकी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन ये जो हमारे हिमालयन राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, अरुणाचल भी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनके जो आवार सोर्सेज हैं उनको कभी नहीं तलाशा गया, वो पहली बार होने लगा। अब उसका सबसे बड़ा नुमाया उदाहरण, चूंकि आपने स्टार्टअप्स की बात की है, एक तो हमारे दिमाग में ये बात धर कर गई थी कि स्टार्टअप का मतलब केवल आईटी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाहर से आया, बेंगलोर में लैंड हुआ, दैट वाज एन आईटी सिटी। हमने कहा आईटी होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, कंप्यूटर वाला होना चाहिए। वो भ्रम भी जाता रहा इन्हीं हिमालयन राज्यों से। और जम्मू कश्मीर ने देश को एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई कल्पना दी एग्री स्टार्टअप्स की, लेवेंडर स्टार्टअप्स की, और पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसका जिक्र देश भर में किया जा रहा है। मोदी जी ने मन की बात में बड़ी विस्तृत उसकी चर्चा की। पिछले बरस 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी भी रही। लगभग 3000 स्टार्टअप देखते ही देखते 2-3 साल में जुड़ चले हैं, और हमारे मंत्रालय ने 2018-19 में अरोमा मिशन प्रारंभ किया था। अब ये अरोमा मिशन से जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, जो रोजगार जनरेट हो रही है, ये वैल्यू एडिशन कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर वहां नहीं, और ये सेक्टर सारा इन राज्यों में बसता है जो हिमालय की गोद में रहते हैं। तो ये इसकी रहेगी। दूसरा, टूरिज्म, आपने ठीक कहा कि लंबा एक दौर चला आतंक का, जिससे 25-30 बरस, लेकिन उसमें एक बहुत संतोषजनक बात यह है कि मैं तब भी कहा करता था कुछ साल पहले भी कि जो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है कश्मीर घाटी का, श्रीनगर के गली कूचों पे चलने वाला आम नागरिक, वो तब भी ये चाहता था कि अमन बहाल हो।
लेकिन किन्हीं कारणों से वक्त लगा, उसमें राजनीतिक कारण भी होंगे। जब 370 का हटाना हुआ, जब निर्णायक नीति अपनाई गई मोदी सरकार द्वारा, तो उसमें परिस्थितियों में परिवर्तन आया और वहां पर भी एहसास हुआ कि 3 पीढ़ियां परवान चढ़ गई बच्चों की, और वो मिथ भी एक्सप्लोड हो गया, वो सो तथाकथित आज़ादी और इत्यादि इत्यादि। वहाँ लोगों को भी समझ आ गया कि यार ये तो हमें गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। तो ये सारी बातों ने मिल करके एक नई फिजा वहां पर पैदा की। और ये कोई मामूली बात नहीं कि 2.5 करोड़ पर्यटक एक सीजन में आए। और मैं एक दिन कहीं और महफिल में भी यही बात कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि अब स्थिति सामान्य हुई है, तो मेरे कहने से यकीन ना किया जाए। आजकल को तो जमाना ऐसा है कि यू हैव टू बी एविडेंस पे, आपके कहने से ना किया जाए, सरकार के कहने से ना किया जाए। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण पत्र टेस्टिमोनी है वो टूरिस्ट। अगर कोई व्यक्ति ये फैसला करता है कि इस साल की छुट्टियां मनाने उसने अपने परिवार को लेकर के कहीं कश्मीर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो ना आपकी बात पे एतबार करेगा, ना मेरी बात पर, ना मीडिया की। वो फोन लगाएगा अपने किसी कुलीग को, किसी साथी को, किसी विभाग का आप लगाएंगे, हाँ जो आपके इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए आपके प्रतिनिधि होंगे उनके साथ, कोई टाइम्स ग्रुप के लोगों से, भैया ऐसा है मेरे बच्चों को लेकर आना है, महफूज है कि नहीं। मीडिया वाले तो कह रहे हैं, सरकार वाले तो कहते हैं, वो मीडिया सरकार वाले तो कहते ही रहते हैं, और मीडिया वाले भी आजकल सरकार की बात करते हैं, लेकिन तुम बताओ असल क्या है। फिर वो जब कहेगा तो आप जब बच्चे लेकर पहुंचेंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी टेस्टिमोनी है। और वो हो रहा है क्योंकि पिछले बरस क्या हुआ कि होम टूरिज्म भी एग्जॉस्ट हो गया। हालांकि कश्मीर में रिवायती तौर पर होम टूरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में था, मेघालय में था, क्योंकि यहाँ पर दूसरे विकल्प है, हाउस बोट में रहना, झील के किनारे रहना, तो इस पहाड़ों में ट्रैकिंग करनी। लेकिन इतना अधिक संख्या में टूरिस्ट आया और 8, 10, 15 लगभग 30 वर्ष में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया था, नए होटल नहीं बन पाए थे। तो इतनी भारी संख्या में लोगों को अकोमोडेट करने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए घरों के, और फिर भी एग्जॉस्ट। तो वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि वहां पर स्थिति बहाल हुई है, अमन बहाल हुआ है, सिनेमा भी खुले हैं और निवेश भी होने लगा। मैं तो ये कहूंगा कि 25-30 बरस पीछे पिछड़ गया जम्मू कश्मीर, वरना श्रीनगर का शहर भी शायद आज हैदराबाद होता और जम्मू आज अमृतसर या जलंधर होता। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही और मुझे लग रहा है कि वहां के लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ। पीओके की तरफ से भी आता है कि भैया भारत ज्यादा अच्छा कर रहा है, भारत का जो कश्मीर है वो अच्छा कश्मीर है। तो क्या अखंड भारत की जो बात होती है कई बार मांग उठती रही, क्या देखें पीओके भी कभी हमारे साथ जुड़ता हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी 11 साल में ये रही है खूबी कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलता नहीं। हम चाह रहे थे आप हेडलाइन दे देते। लेकिन एक बात मैं कहूंगा विदाउट साउंडिंग आउट ऑफ टर्न कि सन 1994 में जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था हमारी सदन में, तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं थी, कांग्रेस नरसिम्हा राव जी की थी। उसमें ये बड़ा स्पष्ट तरीके से अंकित किया गया है कि if at all there is an issue between India and Pakistan, it is that of how to retrieve back Pak-occupied Jammu Kashmir, which is an integral part of India। तो ये सदन का पारित किया प्रस्ताव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी तब विपक्ष में थी और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ था।